Welcome students to my channel डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का इफेक्ट्स ऑन चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मींस मार्केट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, फिर भी डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। आज हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर कि मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हुए भी यदि डिमांड और सप्लाई में नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से कोई चेंज आता है तो फिर प्राइस में क्या इम्पैक्ट आएगा। अब फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। कॉजेज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मीन्स कि मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन होने पर मान लीजिए डिमांड और सप्लाई में मार्केट के अंदर चेंज आ रहा है तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है और सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है। तो इस पर हम देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम डिमांड की, कि डिमांड के कॉज ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से डिमांड इम्पैक्ट हो रही है, डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है और डिमांड चेंज हो रही है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट देखते हैं रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मींस जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कैसे बनता है ये आपको मालूम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड शिफ्ट हो रही है। मान लीजिए डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी और डिमांड डिक्रीज होगी तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके कॉजेस क्या हैं डिमांड के शिफ्ट होने के, उसको देखते हैं। तो आपका पहला आ रहा है चेंजेस इन पॉपुलेशन। मान लीजिए पॉपुलेशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। मान लीजिए किसी भी नेशन, स्टेट, सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पॉपुलेशन मान लीजिए कम है, उस स्टेट नेशन की पॉपुलेशन क्या है, कम है, तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से डिमांड भी ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन कम होने से डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आ रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टुगेदर। मींस ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, जैसे कार है और कार जो काम करेगी वो काम करेगी पेट्रोल के साथ। विदाउट फ्यूल कार रन नहीं कर पाएगी। तो कार और पेट्रोल ये किसके एग्जाम्पल हुए, कार पेट्रोल एग्जाम्पल हुए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब मान लेते हैं पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो कार की जो डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ऐसे ही पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कार की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के चेंज होने से अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंपैक्ट होती है। इन दोनों में क्या होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टी और कॉफ़ी, एक ले लेते हैं टी और एक ले लेते हैं कॉफ़ी। मान लीजिए मार्केट में कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई,
तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मान लीजिए कॉफी की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कॉफी का कंजप्शन करना शुरू कर देंगे, उसकी प्राइस कम हो चुकी है। तो इनमें कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन, टी की प्राइस सॉरी टी की डिमांड और कॉफी की प्राइस में, या कॉफी की डिमांड टी की प्राइस में, क्योंकि दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन इनकम, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। इनकम के चेंज होने से जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स की, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। कैसे देख लेते हैं इसको भी शॉर्ट में। इनकम के राइज होने से, यदि इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है मार्केट में वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और लोग इंफीरियर गुड्स खाना कम कर देंगे, उसका कंजप्शन कम हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही इनकम के कम होने से, यदि इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यदि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट पर है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और टेस्ट प्रेफरेंस मतलब वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा किसी को भी कस्टमर, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। उसके नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देगा, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। यदि उसको लगता है फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, मतलब फ्यूचर प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन से उसकी जो प्रेजेंट डिमांड है प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उसको लगता है फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में कम हो जाएगी। उसको लगता है फ्यूचर में कम हो जाएगी, मैं फ्यूचर में परचेस कर लूंगा, अभी परचेस करके हाई प्राइस पे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है। तो ये होते हैं रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के जो कॉजेज हैं वो पढ़ लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है आपके में चेंज इन डिमांड। पहला है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है, जैसे कि हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम, मींस डिमांड के चेंज होने से जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मान लेते हैं डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है, तो डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, प्राइस और क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट आएगा। जो कमोडिटी है उसकी प्राइस में और उसकी क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट आएगा न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम बनने में। देखते हैं पहला आपका आ रहा है कि चेंज इन डिमांड मींस अ शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड क्या होगी, डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिमांड या फिर डिक्रीज होगी। इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड जो चेंज होती है उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो होते हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो अभी लास्ट आपने भी पढ़ा है। आगे क्या है, पहला है इंक्रीज इन डिमांड। अब टॉपिक है इंक्रीज इन डिमांड, मींस डिमांड के इंक्रीज होने से न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा कहां पर बनेगा। ये देखिए, मान लीजिए इसको मैं मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये होगा आपकी प्राइस, यहाँ पे होगी आपकी क्वांटिटी। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, और ये हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। अब वो क्या हुआ है, मार्केट में डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। डिमांड इंक्रीज होने से इसको बना देते हैं डी।
डिमांड के इंक्रीज होने से डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने पे जैसे ये हो गया हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम का बनना है अपसाइड। तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस का बनेगा इस पॉइंट पर, इसको लिख देते हैं ई और इसको लिख देते हैं E1। तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो जाएंगी मार्केट में, अप हो जाएंगी। और प्राइस के अप होने से जो सप्लायर है वो ज़्यादा क्वांटिटी अब सेल करने लगेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी हमारी सप्लाई भी, देखिए सप्लाई पहले कहाँ थी Q पर और सप्लाई अब कहाँ गई है, सप्लाई Q1 पर, मतलब सप्लाई भी क्या हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब इसको एक बार फेयरली देख लेते हैं ग्राफ के अंदर। ये देखिए ये हो गया फेयर ग्राफ आपका, इसमें देखते हैं अब, समझते हैं इसमें। ये देखिए ये हो गई आपकी डिमांड लाइन ग्राफ के अंदर, ये हो गई सप्लाई लाइन और ये हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर, ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर। जो आपको ये ब्राउन लाइन दिख रही है, ये ब्राउन लाइन है वो सारा क्या है, ओल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे ही मार्केट में न्यू डिमांड आई, मार्केट में न्यू डिमांड आई, डिमांड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। डिमांड के शिफ्ट होने से प्राइस राइज हो गई, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही प्राइस राइज हुई, आपको मालूम है प्राइस होने से सप्लाई भी क्या हो जाती है, मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। तो मार्केट में जहां पर सप्लायर किसको सेल कर रहा था, क्यू क्वांटिटी को, वो क्या शिफ्ट हो गया Q1 क्वांटिटी की ओर। तो ये हो गया आपका न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आपका सिंपल क्लियर है कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस भी राइज हो जाती है और प्राइस के रहने से सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं इसको अब कैसे लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ डिमांड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू बी हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे ही मार्केट में डिमांड का प्रेशर आता है, डिमांड का प्रेशर आने से द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस था, मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा डिमांड के इंक्रीज होने से। दस द प्राइस शिफ्ट फ्रॉम P टू P1। जो प्राइस है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P टू P1 की ओर। क्लियर है, कहाँ चला जाएगा, P1 पर प्राइस। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट आएगा उसको भी देख लेते हैं। ड्यू टू द राइज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1, the quantity demand tends to contract and the quantity supply tend to expand। जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, लेकिन सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस के राइज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लिखा हुआ है टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई मार्केट में एक्सपेंड कर जाएगी। द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज कंटिन्यूस टिल एक्सेस डिमांड इज फुली टैकल्ड। मार्केट को जो डिमांड इंक्रीज हुई है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर आती जाएगी, डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम टैकल नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डिमांड के बढ़ने से जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है और सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस पे एक इम्पैक्ट और आएगा कि आपको मालूम है कि प्राइस के राइज होने से जो डिमांड है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कम होना, डिमांड कम होना शुरू मार्केट में हो जाता है। अब देखिए प्राइस राइज हो रही है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम, न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है इसमें, ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ फ्रॉम P टू P1। जैसे ही प्राइस राइज होती है, द क्वांटिटी डिमांड्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। द क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू एक्सपेंड। और क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है,
वो बढ़ना शुरू हो जाती है। द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज कंटिन्यूस टिल एक्सेस डिमांड इज फुली टेकल्ड। जो डिमांड मार्केट में इंक्रीज हुई है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, जब तक वो टैकल नहीं हो जाती मार्केट अपने आप को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश जरूर करेगा। उसमें इम्पैक्ट क्या क्या आएंगे, प्राइस राइज हो जाएगी, जो सप्लाई है वो भी राइज हो जाएगी, और मार्केट इक्विलिब्रियम राइट वर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट में जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांड वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट आ रहा है चेंज इन डिमांड में डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये देखिए जो आपको दिख रही हैं ब्राउन लाइंस इस डायग्राम के अंदर, उसमें क्या हुआ है कि देखिए ये तो होगी डिमांड, ये सप्लाई, और यहाँ पे बन गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी क्या है, स्टेबल है। प्राइस और क्वांटिटी क्या है, स्टेबल है, और इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जब इस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम है और डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज, डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज हो गई। डिमांड के डिक्रीज होने पर, डिमांड के डिक्रीज होने पर ये होगी डिमांड लाइन, डिमांड के डिक्रीज होने पर जो डिमांड है वो कट कर रही है सप्लाई को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो जब डिमांड कम हो गई है तो मार्केट में डिमांड कम होने से ये प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। देखिए इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब तक डिमांड कम होगी तब तक प्राइस भी क्या होती रहेंगी, कम होती रहेगी। और प्राइस के कम होने से, जब प्राइस कम होती है तो प्राइस के कम होने से सप्लाई भी क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। मतलब कॉस्ट क्या था, कॉस्ट था डिमांड डिक्रीज हुई थी, डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और जब प्राइस डिक्रीज होगी मार्केट में सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कम बनेगा E2 पर, जो क्या हो जाएगा, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड की साइड, लेफ्ट वर्ड में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ड्यू टू अ डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड के कम होने से, ड्यू टू अ डिक्रीज इन डिमांड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू बी लोअर। जो प्राइस है कमोडिटी की वो क्या हो जाएगी, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब जो प्राइस पहले था उस प्राइस से कम वो हो जाएगी। दस द प्राइस शिफ्ट फ्रॉम P, प्राइस कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, P से कहाँ चली जाएगी, वो P2 पर। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आगे, आगे है ड्यू टू अ डिक्लाइन इन प्राइस। अब प्राइस क्या हुई, कम हो गई, प्राइस के कम होने से, प्राइस के कम होने से ड्यू टू अ डिक्लाइन इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, टेंड्स टू एक्सपेंड, डिमांड ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा मार्केट में, एंड द क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो सप्लाई है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो डिमांड के बढ़ने और सप्लाई के कम होने से द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज कंटिन्यू, कब तक होता रहेगा, जब तक जो एक्सेस सप्लाई मार्केट में बनी हुई है तब तक वो टैकल नहीं हो जाती है। डिमांड के कम होने से मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो जब तक ये एक्सेस सप्लाई जो मार्केट में ज़्यादा बन गई है डिमांड के कम होने से, जब तक ये टैकल नहीं हो जाती है तब तक क्या होता रहेगा, प्राइस कम होती रहेंगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती रहेगी, और सप्लाई क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिल जाता। चलिए अब चलते हैं आगे। अब दिखते हैं आगे, टॉपिक आ रहा है रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। मींस कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। सप्लाई कर्व आपको मालूम है, सप्लाई कर्व जाता है अपवर्ड। मान लीजिए सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, तो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। तो नॉन प्राइस फैक्टर कौन कौन से हैं उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि किसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होता है, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं।
पहला रीजन है आपका चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट आपका आ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी प्राइस। मान लीजिए मार्केट में जो मान लेते हैं मार्केट में जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल, मार्केट में इनकी प्राइस क्या हो रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल की राइज हो रही है। मतलब जो इनपुट्स है वो क्या हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट राइज हो रही है, वो महंगे हो रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो भी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से मार्केट में सप्लाई क्या होती है, राइज हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका फैक्टर्स आ रहा है, सॉरी नेक्स्ट आपका रीजंस है रेस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मान लीजिए मार्केट में टी और कॉफ़ी सेल हो रहा है, आप जो सेल करते हैं वो टी करते हैं और जो अदर गुड्स है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई, राइज हो गई, तो टी में मार्जिन क्या हो जाएगा, टी में जो प्रॉफिट है और मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको टी को सेल करना पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसमें मार्जिन और प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपका शिफ्ट हो गया कॉफ़ी के लिए कि आप पसंद करोगे कॉफ़ी बेचना, इसलिए मार्केट में टी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से ही कॉफ़ी मान लीजिए कम हो जाती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, टी में मार्जिन ज़्यादा होगा, तो आप क्या पसंद करेंगे, सेल करना, टी को सेल करना पसंद करेंगे। तो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। नेक्स्ट रीज़न आपका आ रहा है, नेक्स्ट रीज़न है चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि आप न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी और आपकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट की वो भी ज़्यादा होगी, इसलिए मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर यदि आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। दूसरा है, अगला चलते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी। मान लीजिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टैक्सेशन को लेकर वो चेंज हो जाती है। गवर्नमेंट किसी भी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर जीएसटी या कोई भी टैक्स क्या कर रही है, ज़्यादा रेट से डिवाइड कर रही है, तो मार्केट में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट उसी प्रोडक्शन पे टैक्स रेट या अदर टैक्स क्या कर देती है, कम कर देती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मींस किसी भी सप्लायर को लगता है कि उसके पास जो गुड्स अवेलेबल है तो फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो सारे गुड्स को वो अभी सेल करने की ट्राई करेगा और सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। यदि सेलर्स को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इसकी बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो अभी वो सप्लाई क्या करेगा, मार्केट में नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है मैं फ्यूचर में बेच के ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। नेक्स्ट है आपका चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म्स। गोल्स ऑफ द फर्म्स में क्या है, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। यदि किसी सेलर को लगता है कि मुझे हायर प्रॉफिट अर्न करना चाहिए किसी भी गुड्स पर, तो उसकी प्राइस क्या कर देगा, उस गुड्स की प्राइस को बढ़ा देगा, भले मार्केट में सप्लाई उसे गुड्स को कम करना पड़े। यदि उसका गोल्स है कि मुझे पूरे मार्केट्स को कैप्चर करना है, अपने आप को अचीव करवाना है, जो उसका टारगेट है, तो उसकी प्राइस वो क्या कर देगा, प्राइस वो कम करेगा और मार्केट को पूरा कैप्चर करने की वो ट्राई करेगा और सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आ रहा है इसमें चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। यदि मार्केट में जो फर्म्स है वो ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है, सप्लायर मार्केट में बढ़ जाते हैं, मार्केट में सप्लायर के बढ़ने से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में सप्लायर कम होने से जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में क्या है, आपको पता है कि सप्लाई जब चेंज होती है तो उसमें दो तरह के इम्पैक्ट आते हैं। जब सप्लाई शिफ्ट होती है या चेंज होती है
उसमें दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज होगी या फिर सप्लाई डिक्रीज होगी। तो मार्केट में मान लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, ये बन गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया डिमांड कर्व, और ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी। मार्केट में ये हो गई क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा इसे बना लेते हैं, ये हो गई प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। अब मार्केट में ये मार्केट इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, या सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज। तो बात ये आती है सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर जो प्राइस है, डिमांड है, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें क्या चेंजेस आएंगी। तो इसको सीखते हैं आगे। पहला पॉइंट आ रहा है इसमें इंक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में यदि मान लीजिए सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसका क्रम बना के देख लेते हैं एक बार। मार्केट में पहले ये हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, ये बन गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, प्राइस, और ये हो गई हमारी क्वांटिटी, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सप्लाई कहाँ पे इंक्रीज होगी, राइट वर्ड। तो राइट वर्ड जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो जो नया इक्विलिब्रियम बनना है डिमांड पर, वो कहाँ बनना है, देखिए प्राइस क्या हो जाएगी, इससे हमारी प्राइस कम हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई के इंक्रीज होने से जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जो पुराना इक्विलिब्रियम था उसके नीचे। ठीक है ना। तो मार्केट में आपने सीखा कि सप्लाई के इंक्रीज होने से जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है, और जो क्वांटिटी है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इसको एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ में बताया गया है, ये तो हो गया आपका डिमांड, डिमांड लाइन हो गई, और ये आपकी हो गई सप्लाई लाइन। ठीक है, इसको सही से देख लेते हैं। ये हो गई डिमांड लाइन, और ये हो गई आपकी सप्लाई लाइन, और यहाँ पे आपका हो गया इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने से जो नया इक्विलिब्रियम मिला है आपको, वो क्या मिला है, ये देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गई आपकी, कम हो गई। पुरानी प्राइस P थी और न्यू प्राइस P1, जो क्या है, कम है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ आ रहा है ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई, मत मीन्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई होने से, मार्केट में एक्सेस सप्लाई होने से द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, जो प्राइस है कम्युनिटी की, वो क्या हो जाएगी, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या हो जाएगी, लोअर। ये देखिए लोअर हो गई, नहीं हो गई, पहले ऊपर थी प्राइस, फिर क्या हो गई, कम हो गई, तो लोअर हो गई। दस द प्राइस शिफ्ट फ्रॉम P टू P1, प्राइस का शिफ्ट हो जाएगी P से P1 पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ड्यू टू अ डिक्लाइन इन प्राइस, मतलब प्राइस में कम होने से, यदि प्राइस कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द क्वांटिटी डिमांड टेंड्स टू एक्सपेंड, डिमांड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, और सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने की, क्योंकि प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम प्राइस पे सेलर कम बेचना पसंद नहीं करते हैं, तो सप्लाई क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब मार्केट इक्विलिब्रियम कब बनेगा, द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड के बढ़ने से, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई के कम होने से। कब तक चलती रहेगी, जब तक मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। जब तक मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, ये चीज़ें चलती रहेगी, मतलब प्राइस कम होता रहेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, और सप्लाई कम होती रहेगी। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका चेंज इन सप्लाई में डिक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में मान लीजिए सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको ग्राफ पे देख लेते हैं।
एक बार यदि मार्केट में ये देखिए, ये होगी आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम, इस तरह से ये ना मार्केट इक्विलिब्रियम, और सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। सप्लाई का डिक्रीज होगी आपके लेफ्ट वर्ड, देखिए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गए, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। सप्लाई जो है आपकी कम हो गई। सप्लाई कम होने से यदि मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस राइज होना शुरू हो जाएगी। वो देखिए नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिला आपको, इधर डिमांड लाइन पे इधर मिला नया इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको एक बार साफ करके देख लेते हैं। एक इक्विलिब्रियम नीचे था, फिर आपका जैसे ही मार्केट में सप्लाई कम हो गई, तो मार्केट में सप्लाई कम होने से प्राइस क्या हो गई, प्राइस राइजेस हो गई। देखिए प्राइस राइजेस हो गई, और आपका E2 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, ओल्ड E से। मतलब इक्विलिब्रियम जो था हमारा ओल्डर, वो क्या हो गया, लोअर हो गया, और E2 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया E से। ठीक है, इसको एक कर बना के देख लेते हैं नया, एक बार और समझ में आ जाए कैसे बनाना है आपको। ये देखिए ये हो गई आपकी डिमांड लाइन, ये हो गई आपकी सप्लाई लाइन, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही सप्लाई कम हुई, तो देखिए सप्लाई कम होने से जो नया बना इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डिमांड लाइन पर, इस तरह से। तो आपका पहला इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर था, और दूसरा का मिला आपको इस पॉइंट पर, ये आपको दिख रहा हो इधर। इसको भी देख लीजिए रफ करके, तो ये आपका ओल्ड और ये आपका हो गया न्यू, और प्राइस क्या हो जाएंगी, राइजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है मार्केट में, जैसे ही प्राइस राइज होगी, डिमांड क्या होने हो जाएगी, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, और सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक जो मार्केट में सप्लाई कम हुई है ये टैकल नहीं हो जाती और न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। एक बार इसको देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। देखिए अब देखिए आगे आपके आ रहा है, लिखा हुआ है इसमें, ड्यू टू द डिक्रीज इन सप्लाई, मीन्स सप्लाई के डिक्रीज होने से, मार्केट में सप्लाई यदि डिक्रीज हो जाती है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंड टू बी हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस क्या हो जाएगा, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था उससे हायर प्राइस शिफ्ट हो जाएगा, P टू P2, कहाँ से चला जाएगा, P से P2 पर, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्राइस के शिफ्ट होने से यदि प्राइस राइज हो जाता है, ड्यू टू द राइज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड, देखते हैं, ड्यू टू द राइज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू बी कॉन्ट्रैक्ट। डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, और सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई के बढ़ने से, और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, डिमांड के कम होने से, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी एक्सेस डिमांड जो मार्केट बनी है, सप्लाई कम होने से जो डिमांड ज़्यादा हो गई है, जब तक वो टैकल नहीं हो जाती। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, मींस सप्लाई और डिमांड में दोनों में ही अब चेंज आएगा। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अभी ओनली सप्लाई में चेंज आ रहा था, डिमांड में नहीं आ रहा था, या फिर डिमांड में आ रहा था सप्लाई में नहीं आ रहा था। अब क्या होगा, अब दोनों में ही चेंज आएगा। डिमांड मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या करेंगी, अपने आप को साइमल्टेनियस चेंज करेंगी। देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है केस 1, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, मतलब मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, इसमें पहला आ रहा है डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, मींस कि दोनों ही चेंज होंगे, डिमांड भी चेंज होगी और सप्लाई में भी चेंज आएगा, और दोनों इक्वली चेंज होंगे। जैसे मार्केट में मान लीजिए, जैसे ये हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ है, मार्केट में डिमांड भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिमांड को डिक्रीज कर लेते हैं, और सप्लाई भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो जो मार्केट में डिमांड डिक्रीज हुई है और सप्लाई डिक्रीज हुई है, तो सेम रेट से, सेम क्वांटिटी से डिमांड और सप्लाई में चेंज आया है। इससे मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी डिमांड कम हुई है उतनी ही सप्लाई कम हो गई है।
तो इससे मार्केट का जो इक्विलिब्रियम रेट है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखते हैं कैसे, ये देखिए इस ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ के अंदर जो ओल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम था कैसा था, इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। अब क्या हुआ है, मार्केट में सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने के साथ साथ डिमांड भी क्या हो गई, मार्केट में कम हो गई। अब मार्केट में सप्लाई और डिमांड जो कम हुए हैं वो सेम क्वांटिटी में कम हुए हैं, इसलिए मार्केट की जो प्राइस है उस पर कोई भी चेंज नहीं आया। देखिए कोई भी चेंज मार्केट के प्राइस में कुछ नहीं आया, वो क्या है, इक्वल है। प्राइस क्या है, इक्वल है। जो पहले ओल्ड पे थी वही प्राइस किस पर है, E1 पर, न्यू इक्विलिब्रियम पर। क्लियर है। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई यदि सेम रेट से डिक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, लिखा हुआ आ रहा है इसमें, द नेट इफेक्ट ऑफ अ simultaneous decrease in demand and decrease in supply. When a decrease in demand is equal to a decrease in supply, means demand और supply equal क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्राइस एट पी, प्राइस का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2 OQ1, जो सप्लाई है या जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, Q से Q1 पर। क्लियर है, क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी क्या हो गई है, डिमांड और सप्लाई क्या हो गई मार्केट में, कम हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी में आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट पढ़ा था आपने कि डिमांड और सप्लाई डिक्रीज हो रहे थे और डिमांड और सप्लाई इक्वली डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन इस केस में हम पढ़ते हैं बी केस, उसके अंदर डिमांड डिक्रीज होगी लेकिन इन कंपैरिजन टू सप्लाई डिमांड में जो डिक्रीजिंग है वो ग्रेटर होगी, मतलब डिमांड में ज़्यादा कमी आएगी इन कंपैरिजन टू सप्लाई। तो उसमें मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, देखिए इसमें कुछ समझा देता हूँ एक बार ड्रॉ करके। ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम, ये आपका डी पॉइंट, ये होगी आपकी एस पॉइंट, मतलब एस लाइन, और ये होगी डिमांड लाइन। अब मार्केट में सप्लाई कम हुई है मतलब बैकवर्ड शिफ्ट, लेकिन इन कंपैरिजन टू सप्लाई डिमांड में जो कमी है वो ज़्यादा आई है। देखिए इस जगह, तो जो आपको न्यू इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो कम मिल रहा है, इसको मैं बना देता हूँ S1, इसको S1 नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं D1। अब देखिए S1 और D1 कहाँ पे मीट हो रही है, इस पॉइंट पर। S1 और D पॉइंट इस पॉइंट पर मीट हो रही है। तो आपको पता लग गया कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू सप्लाई, इन कंपैरिजन टू सप्लाई डिमांड में क्या हो रहा है, ज़्यादा कमी आ रही है। तो जब डिमांड में ज़्यादा कमी आती है तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस भी फॉल हो जाएगा। तो वही देखते हैं चार्ट में एक बार, चार्ट में देखिए, डायग्राम में देखिए एक बार कि जो ब्राउन लाइन दिख रही है आपको, ये तो आ गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम। सप्लाई कम हुई लेकिन इन कंपैरिजन टू सप्लाई, इन कंपैरिजन टू सप्लाई जो डिमांड है वो क्या हो गई, ज़्यादा कम हो रही है। देखिए यहाँ पर गैप देखिए सप्लाई में और यहाँ पर गैप देखिए डिमांड में। तो डिमांड में क्या है, ज़्यादा कमी आई, उसकी वजह से जो प्राइस क्या हो गया मार्केट में, फॉल हो गया। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं, हमें और समझ में आ जाएगा। द नेट effect of the simultaneous decrease in demand and decrease in supply, when a decrease in demand is more than decrease in supply, और fall in equilibrium fall हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है चार्ट के अंदर। प्राइस फ्रॉम OP टू OP1, देखिए जो प्राइस है OP टू OP1, प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। और डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फ्रॉम OQ टू OQ1, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये समझ में आ गया पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। सेम है, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई
इसके अंदर सप्लाई और डिमांड चेंज होगा, लेकिन अब क्या है कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा डिक्रीज होगी इन कंपेरिजन टू डिमांड। तो लिखा हुआ है, टॉपिक हमारा बन गया, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड में कम चेंज आएगा और सप्लाई ज़्यादा रेट से डिक्रीज होगी। समझ लेते हैं इसको भी ग्राफ के अंदर। ये देखिए, ये हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, सप्लाई कम हुई, इसको थोड़ा दोबारा बनाऊंगा, इसको देखिए, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, ये डी लाइन, ये हो गया आपकी एस लाइन, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पी प्राइस और ये हो गया क्यू क्वांटिटी। अब क्या हुई है, जो सप्लाई है और जो डिमांड है, डिमांड क्या कम हुई है, डिमांड थोड़ी सी कम हुई है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। सप्लाई को थोड़ा ज़्यादा कम करेंगे। जब सप्लाई मार्केट में, अब देखिए यहाँ पर S1 और यहाँ पे कर देते हैं D1। अब ये देखिए, जो S1 और D1 है कहाँ पे टच कर रहे हैं, इधर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो मार्केट में जब डिमांड कम होती है लेकिन सप्लाई ज़्यादा कम होती है, तो जो आपका प्राइस है वो क्या होता है, मार्केट में बढ़ जाता है। इसको समझ लेते हैं ऐसे कि मार्केट में डिमांड कम हुई है और मार्केट में सप्लाई कम हुई है, लेकिन डिमांड जो है वो ज़्यादा कम हुई है इन कंपैरिजन टू डिमांड, तो प्राइस क्या होंगी, प्राइस मार्केट में बढ़ जाएंगी और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ग्रेटर हो जाएगा ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से। ठीक है, अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए ग्राफ में समझ लेते हैं इसको। ये देखिए ग्राफ के अंदर मार्केट में ये था आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा कम हुई है, गैप देखिए, ओल्ड सप्लाई में और न्यू सप्लाई में सप्लाई ज़्यादा कम हुई है, और डिमांड ओल्ड न्यू, ये ओल्ड ये थी और ये थी न्यू, ये न्यू थी। तो डिमांड जो डिक्रीज हुई है वो कम रेट से डिक्रीज हुई है। गैप देखिए कितना कम है। ठीक है, तो जब सप्लाई ज़्यादा चेंज होती है, डिमांड कम चेंज होती है, मतलब डिक्रीज कम होती है, सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज होती है, तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा, देखिए, द नेट इफेक्ट ऑफ अ साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड में कम चेंज आया है, मतलब डिमांड डिक्रीज तो हुई है लेकिन डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई कम चेंज, मतलब कम डिक्रीज हुई है। उससे क्या होगा, मार्केट में राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस क्या हो जाएंगी, राइज कर जाएंगी, प्राइस क्या हो जाएंगी, राइज कर जाएंगी। अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ टू OQ1, और जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी मार्केट में डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। सिर्फ मार्केट में क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिमांड कम चेंज हुआ है मार्केट में और सप्लाई ज़्यादा, इस जैसे प्राइस क्या हो गया है, हमारा ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। केस 2, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। अब केस 2 में, जो केस 2 है हमारा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, इसमें पहला केस आएगा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हुई है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, लेकिन दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए आपको दिख रहा है ब्राउन लाइंस, पहले ये हमने क्या बनाया, मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड भी इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हुई,
जो डिमांड इंक्रीज हुई है, जो सप्लाई इंक्रीज हुई है, वो दोनों क्या इक्वल है, इसलिए प्राइस में क्या होगा, प्राइस में नो चेंज, मार्केट में प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया ये तो अच्छी तरह। देखते हैं इसमें द नेट इफेक्ट ऑफ द साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रही है, सप्लाई और डिमांड। व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इंक्रीज इन सप्लाई, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन द सेम। क्या रहेंगे दोनों प्राइस, सेम रहेंगे, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और मार्केट में क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कम पहुंच जाएगी ओ क्यू से Q1 पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है इसी के अंदर, बी केस इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी इन कंपेरिजन टू सप्लाई। तो इसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट क्या आएगा, इसको कर्व में देख लेते हैं वो डायग्राम बनाकर। ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम, ये होगी डी लाइन, यहां पर सप्लाई की लाइन हो गई है, सप्लाई कर, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हुई है, लेकिन इन कंपैरिजन टू, इसको S1 कर देते हैं, इन कंपैरिजन टू सप्लाई डिमांड क्या है, ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर डिमांड को हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ये हो गई हमारी D1। अब S1 की लाइन और D1 की लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को, वो इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर, सॉरी गलत हो गया ये, इसको रफ कर देते हैं इस लाइन को। वो कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, वो कर रही है इंटरसेक्ट इस जगह पर, ये Q और ये हो गया Q1। और मार्केट प्राइस क्या कर गई, राइज कर गई है, मार्केट प्राइस बढ़ गई है। अब इसी चीज़ को कर्व में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हो गया आपका ब्राउन लाइंस पे ओल्ड इक्विलिब्रियम, डिमांड इंक्रीज हो गई, मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब ये देखिए जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, अपसाइड, E1 इधर, ये देखिए यहाँ पे हो गया E1 और ये हो गया ओल्ड इक्विलिब्रियम। और मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। मींस अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने से, जैसे ये मैं बताऊँ आपको, जैसे डिमांड ये है, डिमांड क्या हो गई, राइज हो गई, लेकिन सप्लाई राइज हुई है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डिमांड सप्लाई इतनी राइज नहीं कर पाई, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। The net effect of the simultaneous increase in demand and increase in supply, when increase in demand is more than the increase in supply, a rise in equilibrium price from OP to OP1, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, OP to OP1, and increase in equilibrium quantity from OQ to OQ1, और मार्केट में equilibrium quantity भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है इसी के अंदर सी पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मींस मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज होगी, मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज होगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसको सप्लाई मान लेते हैं और इसको डिमांड। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी और डिमांड कम इंक्रीज होगी। जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम इंक्रीज होगी, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। अब केस 2 में, जो केस 2 है हमारा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, इसमें पहला केस आएगा इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हुई है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, लेकिन दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए,
आपको दिख रहा है ब्राउन लाइंस, पहले ये हमने क्या बनाया, मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड भी इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हुई। जो डिमांड इंक्रीज हुई है, जो सप्लाई इंक्रीज हुई है, वो दोनों क्या इक्वल है, इसलिए प्राइस में क्या होगा, प्राइस में नो चेंज, मार्केट में प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया ये तो अच्छी तरह। देखते हैं इसमें द नेट इफेक्ट ऑफ द साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रही है, सप्लाई और डिमांड। व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इंक्रीज इन सप्लाई, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन द सेम। क्या रहेंगे दोनों प्राइस, सेम रहेंगे, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और मार्केट में क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कम पहुंच जाएगी ओ क्यू से Q1 पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है इसी के अंदर, बी केस इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी इन कंपेरिजन टू सप्लाई। तो इसके अंदर प्राइस का इम्पैक्ट क्या आएगा, इसको कर्व में देख लेते हैं वो डायग्राम बनाकर। ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम, ये होगी डी लाइन, यहां पर सप्लाई की लाइन हो गई है, सप्लाई कर। मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हुई है, लेकिन इन कंपैरिजन टू, इसको S1 कर देते हैं, इन कंपैरिजन टू सप्लाई डिमांड क्या है, ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर डिमांड को हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ये हो गई हमारी D1। अब S1 की लाइन और D1 की लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को, वो इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर, सॉरी गलत हो गया ये, इसको रफ कर देते हैं इस लाइन को। वो कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, वो कर रही है इंटरसेक्ट इस जगह पर, ये Q और ये हो गया Q1। और मार्केट प्राइस क्या कर गई, राइज कर गई है, मार्केट प्राइस बढ़ गई है। अब इसी चीज़ को कर्व में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये हो गया आपका ब्राउन लाइंस में ओल्ड इक्विलिब्रियम, डिमांड इंक्रीज हो गई, मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब ये देखिए जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, अपसाइड, E1 इधर, ये देखिए यहाँ पे हो गया E1 और ये हो गया ओल्ड इक्विलिब्रियम। और मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। मींस अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने से, जैसे ये मैं बताऊँ आपको, जैसे डिमांड ये है, डिमांड क्या हो गई, राइज हो गई, लेकिन सप्लाई राइज हुई है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डिमांड सप्लाई इतनी राइज नहीं कर पाई, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। The net effect of the simultaneous increase in demand and increase in supply, when increase in demand is more than the increase in supply, a rise in equilibrium price from OP to OP1, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, OP to OP1, and increase in equilibrium quantity from OQ to OQ1, और मार्केट में equilibrium quantity भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है इसी के अंदर सी पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मींस मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज होगी, मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज होगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसको सप्लाई मान लेते हैं, इसको डिमांड। मार्केट में सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी और डिमांड कम इंक्रीज होगी। जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम इंक्रीज होगी, तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा। इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए डायग्राम के अंदर ये आपकी हो गई ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये ओल्ड हो गया, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई भी इंक्रीज हुई है।
अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा इसका। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होते हैं, मतलब दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन डिमांड कम इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए जरा। ये देखिए, ये हो गया हमारा डिमांड सप्लाई और ये हमारा हो गया ओल्ड इक्विलिब्रियम। मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हुई, लेकिन सप्लाई में गैप देखिए, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हुई है और डिमांड कम इंक्रीज हुई है। जब मार्केट में डिमांड नहीं बनेगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। और क्वांटिटी ये देखिए, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड इंक्रीज तो हुई है लेकिन कम इंक्रीज हुई है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, द नेट इफेक्ट ऑफ द साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों में चेंज आया है, डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी इंक्रीज हुई है। When increase in demand is more than increase in supply, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो कम इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, सप्लाई में ज़्यादा चेंज आया है। देखिए लिखा हुआ है ऊपर, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अ राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम OP टू OP1, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस फॉल हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ टू OQ1, और मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में पहला केस 1 है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस मार्केट में जो सप्लाई है, मार्केट में जो सप्लाई है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीन्स है कि मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज हो सकती है। मान लेते हैं मार्केट में किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई और मार्केट में सप्लाई क्या है, मार्केट में सप्लाई भी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, तो मार्केट में सप्लाई भी क्या करेगी, अपने आप को चेंज कर लेगी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी मार्केट में, जैसे डिमांड है, डिमांड इंक्रीज हुई या डिमांड इंक्रीज हुई, सॉरी डिमांड इंक्रीज हो रही है या फिर डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, तो सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड और सप्लाई मार्केट में इक्वल रहेगी तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो परफेक्टली क्या है डिमांड, सॉरी सप्लाई, सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, वो अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने आप को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो जैसे जैसे परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब सप्लाई जैसे जैसे इंक्रीज होगी डिमांड के अकॉर्डिंग या जैसे जैसे कम होगी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मार्केट में प्राइस क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डायग्राम में चेक कर लेते हैं एक बार, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए, इसमें फर्स्ट डायग्राम शो कराया है इंक्रीज इन डिमांड का। यदि मान लीजिए मार्केट में जो सप्लाई है क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब सप्लाई चेंज करेगी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मार्केट में जैसे ये था हमारा डिमांड, डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई भी क्या हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है, विद एन इंक्रीज इन डिमांड, जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, सच एज राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर, जो डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड, फ्रॉम DT टू DD D1 D1, जैसे ये DD की लाइन हो गई, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर, D1 D1 पर। द इक्विलिब्रियम प्राइस remains unchanged at OP and the equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. E1 will be the new equilibrium. Means कि जो आपकी क्वांटिटी है मार्केट में वो क्या जाएगी Q1 से, सॉरी Q से Q1 की ओर, और प्राइस कांस्टेंट रहेगा,
और मार्केट इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा ई से E1 पर। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी में आ रहा है आपका, जब सप्लाई क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन मार्केट डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज के केस में भी आपका जो मार्केट प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए इस केस में क्या हुआ है, ये थी आपकी डी, ये प्राइस लाइन, क्योंकि मार्केट में सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक है और मार्केट में डिमांड कम हुई तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ई से E2 पर, मतलब लेफ्ट ऑफ शिफ्ट, और क्वांटिटी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या हो गई है, कम हो चुकी है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए, विद एन डिक्रीज इन डिमांड, एग्जाम्पल लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2, और जो क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी। E2 विल बी द न्यूक्लियरियम, और न्यूक्लियरियम क्या बनेगा आपका E2 पर, इस जगह। क्लियर है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके में स्पेशल केसेस में ही, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक, मींस क्या है कि मार्केट में चाहे डिमांड इंक्रीज हो, ये हो गया डिमांड लाइन, डिमांड इंक्रीज हो या फिर डिमांड क्या हो, कम हो जाए, जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, इनइलास्टिक। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल है, इस सिनेमा हॉल में जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकती। चाहे मार्केट में किसी मूवी की डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि सीट्स आप इंक्रीज नहीं कर सकते सिनेमा हॉल के अंदर। तो मार्केट में डिमांड बढ़े या डिमांड कम हो, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता, सप्लाई क्या रहती है, इनइलास्टिक। इसको एक बार कर्व में देख लेते हैं बनाकर। देखिए ये हो गया आपका सप्लाई, जो क्या है मार्केट में इनइलास्टिक, ये होगी सप्लाई लाइन, सप्लाई कर्व। और प्राइस मार्केट में चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, सप्लाई आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अब क्या होगा मार्केट में, मान लीजिए डिमांड, इसको मैं रफ कर देता हूं, इस लाइन को हटा देते हैं। अभी देखिए मान लीजिए मार्केट में ये थी आपकी डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो जाएंगी, प्राइस P से P1 की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और मान लेते हैं डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो प्राइस का शिफ्ट हो जाएगी P2 पर, मतलब कम हो जाएगी मार्केट में। क्लियर है। तो जब सप्लाई मार्केट में क्या रहती है, इनइलास्टिक, चेंज नहीं होती है, तो जो डिमांड है मार्केट में, एक्सेस डिमांड या लोअर डिमांड, तो वो किससे करती है रिलेट, प्राइस से रिलेट करती है। प्राइस में ही क्या आएगा, चेंज आएगा। अब इसको एक फ्रेश डायग्राम में देख लेते हैं। पहला आ रहा है इंक्रीज इन डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखिए ये था आपकी सप्लाई लाइन, मार्केट में क्या है, सप्लाई इनइलास्टिक है, ये होगी आपकी प्राइस और ये होगी आपकी डिमांड लाइन, ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम। अब मार्केट में क्या हुई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड के इंक्रीज होने से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट में प्राइस राइज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए एक बार रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, विद एन इंक्रीज इन डिमांड सच एज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करंट, डिमांड का कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, फ्रॉम dt टू D1 D से D1 की ओर वो शिफ्ट हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड,
जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, क्योंकि मार्केट में सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते एट OQ। एंड द इक्विलिब्रियम प्राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, और प्राइजेस क्या हो जाएगा, OP से OP1 की ओर इंक्रीज हो जाएगा। E1 विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, E1 क्या होगा, आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा। देखिए इस जगह पर ये आपका हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलते हैं इसी के अंदर डिक्रीज इन डिमांड की ओर। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, देखिए सेम, जब मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जब मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल। ठीक है, सिंपल है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ये देखिए, विद अ डिक्रीज इन डिमांड, जब मार्केट डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, सच अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर, जो डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, D2 सॉरी DD2 D2 D2। ये देखिए ये होता है DD लाइन, और कहाँ शिफ्ट हो गया, D2 D2 पर। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, क्योंकि मार्केट में सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते एट OQ पर, ये रहा। एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2, और प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, OP टू OP2। E2 विल बी द न्यूक्लियरियम प्राइस, सॉरी E2 विल बी द न्यूक्लियरियम, और E2 क्या होगा आपका, न्यूक्लियरियम, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट आपका आ रहा है स्पेशल केसेस में ही, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जैसे कि अभी लास्ट पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, सप्लाई क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक थी। अब क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। जब मार्केट में डिमांड अकॉर्डिंग टू सप्लाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जैसे सप्लाई की मार्केट में क्या हुई, फॉल हो गई, तो डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। और मान लेते हैं डिमांड सॉरी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज हो गई, तो सेम रेट से डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस केस में क्या होगा कि जब सप्लाई कम हो रही है, डिमांड भी कम हो जा रही है, जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस केस में प्राइस क्या रहेगा, अनचेंज, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग सॉरी सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिमांड क्या हो रही है, मार्केट में चेंज हो रही है, क्योंकि डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। अब इसको समझ लेते हैं ग्राफ के अंदर। तो पहला आ रहा है इसके अंदर इंक्रीज इन सप्लाई। अब ग्राफ में देखेंगे, जैसे कि अब ये देखिए कि ये हो गई हमारी प्राइस लाइन और इसमें सप्लाई। अब जैसे मार्केट में सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो डिमांड ने सप्लाई को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सप्लाई भी क्या हो गई होगी, इंक्रीज। तो जब डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस क्या रहेगा, अनचेंज्ड, प्राइस क्या रहेगा, अनचेंज्ड। और आपके क्लियरिंग कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ई से E1 पर, ई से E1 पर। और क्वांटिटी भी क्लियरिंग क्वांटिटी कहाँ चेंज हो जाएगी, OQ से OQ1 पर, क्योंकि मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इसको एक बार रीड कर लेते हैं, हमें अच्छी तरह समझने और आ जाएगा। ये देखिए, with an increase in supply such as rightward shift in the supply curve, supply कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, rightward, from SS to S1, S to S1, the equilibrium price remains unchanged, जो equilibrium price है वो क्या रहेगा, unchanged at OP, and the equilibrium quantity rises from OQ to OQ1, और जो क्वांटिटी वो क्या चली जाएगी, OQ से OQ1 पर। E1 विल बी द न्यूक्लियरियम, और E1 क्या होगा, आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें ही डिक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, और सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज।
वही सेम, जब मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और क्वांटिटी चेंज हो जाएगी ओ से ओ क्यू से Q2 पर, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों ही कम हो गए हैं। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा E से E2 पर। इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार, इसी टॉपिक है। With a decrease in supply such as a leftward shift in the supply curve, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ये देखिए लेफ्ट में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया डिक्रीज होने की वजह से, फ्रॉम SS टू S2, S से S2 पे सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। द इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या रहेगा, अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज प्राइस में नहीं आएगा। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स OQ टू OQ2, और जो क्वांटिटी वो भी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों ही कम हो गए हैं। E2 विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, और E2 क्या होगा आपका, न्यू इक्विलिब्रियम, ये इस जगह पर। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मार्केट डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाए, चाहे मार्केट में सप्लाई क्या हो जाए, कम, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए मार्केट में डिमांड बढ़ गई और सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगी, मार्केट में बढ़ जाएंगी, प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट में राइज कर जाएगी। और मार्केट में डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड कम हो गई और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगी, प्राइस भी फॉल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या हो गई, कम हो गई है। इसको ग्राफ में देख लेते हैं वन बाई वन। पहला आ रहा है इसमें इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब मार्केट में सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको देख लेते हैं, जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, इसको देखिए जरा, इसको ऐसे देखते हैं, डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, और मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। देखिए मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज। जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई है और डिमांड कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या हो जाएंगी, फॉल, क्योंकि मार्केट में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसके लिए ज़्यादा सेलर मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए आगे रीड कर लेते हैं एक बार। अब लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। विद एन इंक्रीज इन सप्लाई, जब मार्केट में सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, सच एज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 मीन्स जो आपका सप्लाई कर्व है, ये देखिए सप्लाई कर्व पहले इधर था, वो शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, S1 पर। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मार्केट को डिमांड को और सप्लाई को इक्विलिब्रियम करने के लिए प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट में क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड क्या है, डिमांड चेंज नहीं हुई है। एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, इवन विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, और इवन क्या होगा आपका, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई के डिक्रीज होने से क्या होता है, मार्केट में जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, और सप्लाई मार्केट में क्या हो गई है, कम हो गई है। जब मार्केट में सप्लाई कम हो गई है और डिमांड क्या है, अनचेंज्ड है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, तो डिमांड में जब कोई चेंज नहीं आया है, इस केस के अंदर जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड वही बनी हुई है लेकिन मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी इस तरह से। और जो आपका कर्व है सप्लाई, वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। ये देखिए लेफ्टवर्ड में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्केट में सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो इक्विलिब्रियम मार्केट में इक्विलिब्रियम है, वो भी क्या शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। देखिए क्योंकि प्राइस राइज हुई है इसकी वजह से। ये देखिए ये हो गया E2 पर, E2 पर, पहले E पे था फिर चला गया वो E2 पर। और इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार।
विद अ डिक्रीज इन सप्लाई, जब मार्केट में सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, ये देखिए लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो गया है। द एक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ये देखिए ये चीज। एंड द एक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP2, जो प्राइस है कहाँ चली जाएगी, P से P2 की ओर, ये देखिए चलिए। E2 विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, और E2 क्या बनेगा आपका, न्यू इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।